Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of a webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. The website has very simple language articles, various draft of applications, over 100 earlier webinar videos, and more shall be added as in time, as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical or non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is service charges, interest, other charges, increase, decrease, कैसे करना है, procedures, when and why. हम लोग हर जगह एक सोसाइटी में तो रहते हैं। अगर आपका खुद का अपार्टमेंट है, बंगला है, तो भी आप कहीं ना कहीं कुछ चार्जेस तो दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका घर कोई ग्राम पंचायत एरिया में है या गांव में है या ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे आप घर पट्टी देते हो, खुद का बिजली का देते हो। घर पट्टी में हाउस टैक्स, दैट इज घर पट्टी मीन्स हाउस टैक्स। तो खुद का इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस तो वैसे भी आप अपने सोसाइटी में खुद के घर पे दे रहे हो, और जो रास्ते की लाइट है वगैरह वो आप ग्राम पंचायत को देते हो, रास्ते का मेंटेनेंस का भी देते हो। अगर ग्राम पंचायत पानी दे रही है तो उसका भी देते हो। अगर आपका खुद का बोरवेल है या और ऐसे ही टैंकर वगैरह का पानी आता होगा तो खुद देते हो वो पैसे। जैसे आपके सोसाइटी में अगर पानी कम आ रहा है तो टैंकर का पानी मंगवाते हो, तो सबको सर्विस चार्जेस में वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। और कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि आई एम नॉट स्टेइंग इन माई हाउस, मेरा घर लॉक्ड है, तो मुझे सर्विस या मेंटेनेंस चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। ऐसा है नहीं। आपका घर लॉक हो या अनलॉक हो या भाड़े पे दिया हुआ है या कुछ भी हो, लेकिन आपको सोसाइटी का जो सर्विस चार्जेस है आज के दिन पे बायलॉज के हिसाब से, बायलॉज में 65, 66, 67, 72 के हिसाब से आपका सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस लगता है। सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस का डेफिनेशन ये बायलॉज 65 से 67 के बीच में दिया हुआ है। आपका जो फंड्स है, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, रिजर्व फंड, कॉर्पस फंड, all those things do not constitute as service and maintenance charges. आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक्सपेंडिचर्स है, राइट साइड में सारा रिसिप्ट्स है, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इनकम है। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सपेंडिचर्स है वो आपका सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस है। सिक्योरिटी हो गया, बिजली हो गया, म्यूनसिपैलिटी का पानी हो गया,
वगैरह, स्टाफ का सैलरी हो गया, अकाउंटेंट्स हो गया, एक्सेट्रा। ऑल दोज थिंग्स कम अंडर सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस। इंक्रीज और डिक्रीज, अगर आपको मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाना है तो आपके बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका लॉस हुआ है वहाँ पे। और अगर आपके बैलेंस शीट में आप ये दिखा रहे हैं कि देयर इज एक्सेस ऑफ इनकम, लेफ्ट हैंड साइड के बैलेंस शीट में नीचे की तरफ आप देखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम, ऐसे एक शब्द दिखाई देगा आपको, और कोई तो भी एक फिगर होगा। अगर वो फिगर वहाँ पे दिखता है तो इसका मतलब आपके सोसाइटी में बैलेंस शीट में एक्सेस पैसा है, सारा काट कूट के जो भी रिसिप्ट आया, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, तो अगर वैसा है तो आप मेंटेनेंस इंक्रीज नहीं कर सकते। दूसरा, इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का, इट टोटली रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज बजट प्रोजेक्शन शीट। बजट प्रोजेक्शन शीट is under the provision of section 75. 75 में कंपलसरी प्रोविजन है कि आपको आने वाले मतलब नेक्स्ट ईयर में, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-2025, अभी आप जो एजीएम करेंगे वो करेंगे पिछले साल का, दैट इज 2023 to 2024। उस एजीएम में आने वाले साल के लिए 24-25 के लिए आपको बजट प्रोजेक्शन शीट बनाना है। बजट प्रोजेक्शन शीट में टिपिकली 3 साल का फिगर देते हैं, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल फिगर, इंक्लूडिंग 23-24, 22-23 और 21-22 का कंपैरिजन, और फिर राइट हैंड साइड में आपको देना होता है करंट ईयर का, दैट इज 24-25 का। दिस आर ऑल प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस में अगर आप ये कहोगे कि आपका डेफिसिट आ रहा है, तो देन द मैनेजिंग कमिटी हैज टू पुट अप एन एजेंडा इन द एजीएम, नॉट इन द एसजीएम। बजट प्रोजेक्शन शीट एजीएम का आइटम है सेक्शन 75 के अंदर में, एसजीएम का आइटम नहीं है। जो भी प्री डिटरमाइंड आइटम्स होते हैं वो एजीएम में लिया जाता है। जो अनसर्टन है, जो सडनली आ गया, जो एजीएम के सेक्शन 75 के एजेंडा में नहीं आता है, वो आप एसजीएम में ले सकते हो। ऑडिट सेक्शन 75 के एजेंडा में आता है। ओ फॉर्म सेक्शन 75, 81, 82, 75, 81 और 82 के अंदर में आता है। हेंस ऑल दिस एजेंडास कैनॉट बी टेकन in an SGM, which means कि you cannot increase your monthly maintenance charges in an SGM unless and until you decide, you produce the budget projection sheet, pass it, and to determine you may call a separate SGM but based on the agenda of the AGM and not otherwise. You cannot say directly हम AGM में जाके मेंटेनेंस इंक्रीज करेंगे। तो आपका बजट प्रोजेक्शन शीट के ऊपर आपका मेंटेनेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। सेकंड क्राइटेरिया है बैलेंस शीट। अगर आपके बजट प्रोजेक्शन शीट में आने वाले साल में लॉस दिखा रहे हो, डेफिसिट दिखा रहे हो, तो आप इंक्रीज कर सकते हो, और अगर आप प्रॉफिट दिखा रहे हो तो आपको इंक्रीज नहीं कर सकते, जस्ट सिंपली क्योंकि सोसाइटी में नो प्रॉफिट नो लॉस का कंसेप्ट चलता है, हाउसिंग सोसाइटीज में खास करके। तो आप मनी मेंबरों से लेके स्टोर नहीं कर सकते। जो स्टोर करने वाला आइटम है वो 3-4 आइटम होता है। एक है सिंकिंग फंड, आई थिंक बायलॉ नंबर 13 में आता है वो। एक है रिपेयर फंड, अगेन बायलॉ नंबर 13 में आता है। कॉर्पस फंड, ऐसे सब चीज़ें आप 3-4 फंड्स आप जनरेट कर सकते हो। You can even generate what is called as parking deposit. You can generate any other fund
but with prior notice agenda, and that notice agenda should be passed in an AGM, and then it will be binding on all the members of the society, whether they attend. वो एजीएम में नहीं भी अटेंड करते हैं तो भी उनके ऊपर लागू पड़ता है, और अटेंड करते हैं तो भी लागू पड़ता है. ये लागू तब तक पड़ता रहेगा till that particular agenda resolution is challenged in the cooperative court. डीआर के ऑफिस में, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के ऑफिस में एजीएम का, एसजीएम का एजेंडा और मिनट्स यानी रेजोल्यूशंस वगैरह चैलेंज नहीं होता है, ना उसके अधिकार क्षेत्र में है. सो द ओवरऑल थिंग इज कि सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस का इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो वो सेक्शन 75 के अंदर में होगा, सिर्फ और सिर्फ एजीएम में होगा, एसजीएम में नहीं हो सकता. और सिर्फ आपका ईयरली बजट प्रोजेक्शन स्टेटमेंट के अंतर्गत ही हो सकता है. सर्विस चार्जेस में अगर आप देखेंगे बायलॉ 65 to 67, उसमें एक कॉलम दिया हुआ है अदर चार्जेस. अदर चार्जेस में आप वो सारे आइटम्स एजीएम में डिसाइड करके लागू कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल पेनल्टीज, अलग अलग पेनल्टीज है, अलग अलग एनओसी चार्जेस है. पासपोर्ट के एनओसी के लिए तो 100 रुपये लगाना है, 500 रुपये लगाना है, वगैरह वगैरह. तो दैट अदर चार्जेस हैज टू बी प्री डिटरमाइंड, पहले से सोच समझ के एजीएम के एजेंडा में उसको नोट करना है, रेजोल्यूशन पास करना है, तब जाके वो लागू पड़ता है. हमारे बायलॉज में एक बहुत फनी चीज है कि सर्विस चार्जेस विल बी इक्वल टू leviable equally to all the areas of the flat. मतलब 1 BHK है तो भी उसको 100 रुपये सर्विस चार्जेस लगेगा, 2 BHK है या 4 BHK तो भी उसको 100 रुपये सर्विस चार्जेस लगेगा. ये बायलॉज में लिखा हुआ है. ये वो बायलॉज है जिसको हम टिपिकली कहते हैं मॉडल बायलॉज. मैं अपना दिमाग लगाए बगैर वो मॉडल बायलॉज सोसाइटी में अडॉप्ट कर लेता हूँ, जो दिया हुआ है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं समझता हूँ. लेकिन ये बायलॉस का ये वाला क्लॉज आप अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. हमने 1-2 और वेबिनार किए हैं सर्विस चार्जेस के ऊपर, हमने इसका खुलासा उसमें भी किया हुआ है. सेक्शन 13 और रूल 12 एमसीएस एक्ट का सेक्शन 13 में बायलॉज अमेंड करने का प्रोविजन दिया हुआ है, और रूल 12 में स्टेप्स दिए हुए हैं. तो अगर आपको सर्विस चार्जेस का कोई भी आइटम में अमेंड करना है, चेंज करना है, तो एजीएम में वो एजेंडा डालिए, क्योंकि बायलॉज का अमेंडमेंट का भी एजेंडा सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 75 में दिया हुआ है, और सेक्शन 75 सिर्फ और सिर्फ एजीएम के दौरान ही लिया जा सकता है, एसजीएम के दौरान नहीं लिया जा सकता. It is a clear-cut thing कि section 75 says amendment of the bylaws also. So amendment of the bylaws can be done under section 75, read with section 13 under parameters of rule number 12. तो क्या हम लोग सर्विस चार्जेस को पर फ्लैट वाइज नहीं प्लस पर स्क्वायर फीट वाइज बदली कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन डू इट. सोसाइटी सेक्शन 2/20 और सेक्शन 2/27 में सोसाइटी को ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दिया हुआ है, स्टेटस दे दिया हुआ है. 2011 के 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर सोसाइटी को बोला कि इट इज एन ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी.
अभी जो नया सेक्शन आया 154B, उसके अंदर भी आप देखें तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस फंक्शनिंग अथॉरिटी। ऑटोनोमस फंक्शनिंग अथॉरिटी का मतलब है एमसीएस एक्ट में जो लिखा हुआ है, एमसीएस रूल्स में जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, एमसीएस बायलॉज में जो लिखा हुआ है उसको पकड़ के उसमें जो मर्जी है आप चेंजेस कर सकते हो जनरल बॉडी के रूल्स के लिए। तो वो बायलॉज होती है सोसाइटी के इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए। तो मेरे सोसाइटी है 10 माले की या 50 माले की या 10 फ्लैट की है या 1000 फ्लैट की, मेरे रिक्वायरमेंट अलग 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 टाइप की है, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे अलग हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे क्या करना है, इसका डिसीशन सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी में लिया जा सकता है। 3 सेक्शन लागू पड़ते हैं, 75, 13 और रूल 12। और इसका अधिकार क्षेत्र जो निकलता है वो सेक्शन 2/20 में और 2/27 में निकलता है। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं नहीं हम तो फ्लैट ही देंगे, तो फ्लैट तब तक दे सकते हो पर फ्लैट वाइज, पर यूनिट वाइज, जब तक आपके बायलॉ में लिखा है। लेकिन अगर आपने बायलॉ में अमेंडमेंट करा के चेंज कर दिया तो आप पर स्क्वायर फीट भी ले सकते हो। अभी यह होगा कि भाई रजिस्ट्रार मानेगा नहीं, रजिस्ट्रार के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मिनट्स और रेजोल्यूशन को चेंज करना या उसके विपरीत में डायरेक्शंस देना या ऑर्डर देना, वो रजिस्ट्रार के क्षेत्र में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट के क्षेत्र में है। तो आपने जो एजीएम में चेंजेस किया सर्विस चार्जेस के हेडिंग में, बायलॉ नंबर 65, 66, 67 में, वो एक जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन के अंतर्गत चेंज किया। अगर उसको नहीं मानना है या मानना है तो डिस्प्यूट करना है अगर, तो कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकता है, डीआर के पास में नहीं जाएगा। डीआर के पास में जाओगे, डीआर मीन्स डेप्यूटी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार या कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, तो थोड़ा दिन टाइम पास करेगा और फिर बाद में वो यही बोलने वाला है कि मेरे क्षेत्र में नहीं है, आप कोर्ट में जाइए। सर्विस चार्जेस आज के दिन में बायलॉज में पर यूनिट वाइज लिखा हुआ। पर यूनिट वाइज का मतलब हुआ रेसिडेंशियल फ्लैट भी हुआ, ऑफिस हुआ, गाला हुआ, शॉप हुआ वगैरह वगैरह। तो अगर एक बिल्डिंग में, एक सोसाइटी में 100 यूनिट है, उसमें से 80 रेसिडेंशियल यूनिट है, 10 ऑफिस है, 10 दुकानें हैं, ये सबको मिला के हम लोग बोलते हैं भाई 100 यूनिट्स हो गए। आज के बायलॉज के हिसाब से सर्विस चार्जेस इक्वल इक्वल लगेगा सबको। मतलब ऐसा नहीं है कि दुकानदार बोलेगा कि नहीं मैं तो लिफ्ट यूज नहीं करता हूँ, मुझे तो ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मेरे तो दुकान के आगे सिक्योरिटी नहीं है, तो मैं ये चार्जेस नहीं दूंगा। आज के दिन में वैसा पॉसिबल नहीं है। आज के दिन में पॉसिबल करना है अगर, तो बायलॉज को अमेंड करो, बायलॉज को चेंज करो। वो अधिकार क्षेत्र वो सोसाइटी में है, तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि रेसिडेंस को 100 रुपये लगेगा, शॉपकीपर को 80 रुपये लगेगा, ऑफिस को इतना लगेगा। ये तो पर यूनिट वाइज हो गया। या तो आप उसमें ये डिसाइड कर लो पर स्क्वायर फीट वाइज लगेगा। तो ऑफिस तो सबसे छोटा हुआ 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट। शॉप शायद और भी उससे छोटा बड़ा हो सकता है। फ्लैट तो एवरेज ऑन कोई भी सोसाइटी में 500 स्क्वायर फीट के आसपास में होता है। सो दिस हैज टू बी डिसाइडेड इन द जनरल बॉडी। सर्विस चार्जेस आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के डेट के बाद ही लगा सकते हो, उसके पहले आप सर्विस चार्जेस नहीं लगा सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बजटरी प्रोजेक्शंस के बारे में बताया, एनुअल बजट प्रोजेक्शन शीट, वो सेक्शन 75(2) के अंडर में कवर्ड है।
और ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सर्विस चार्जेस का मतलब सर्विस चार्जेस है। सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड या कोई भी फंड इज नॉट इक्वल टू सर्विस चार्जेस। म्युनिसिपल टैक्सेस इज नॉट इक्वल टू सर्विस चार्जेस। एनी टैक्स इज नॉट इक्वल टू सर्विस चार्जेस। जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह इज नॉट इक्वल टू सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस का मतलब वो सारे एक्सपेंडिचर हैं जो सोसाइटी खुद के खर्चे के लिए करती है। आपने बोला कि मैंने म्यूनसिपैलिटी का प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया है, वो आपका सर्विस चार्ज नहीं है, वो आप और किसी के बिहाफ में प्रॉक्सी बन के कलेक्ट कर रहे हो। यू आर कलेक्टिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। कई सोसाइटीज में प्रॉपर्टी टैक्स भी इंडिविजुअल्स हो गए हैं, खास करके मुंबई पुणे जैसे शहरों में। धीरे धीरे वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और हर किसी को प्रॉपर्टी टैक्स अपना अपना देना है। अगर अपना अपना देना है तो आपके बिल में नहीं आएगा। आपके बिल में नहीं आएगा इसका मतलब वो सोसाइटी का सर्विस चार्जेस नहीं था। वो एनए टैक्स का भी सेम फंडा है, प्रोफेशन टैक्स का भी सेम फंडा है। सिंकिंग फंड इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, रिपेयर फंड इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज ए डिपॉजिट टेकन फ्रॉम यू एंड स्टोर्ड ओवर देयर। बायलॉ नंबर 13 बोलता है कि सिंकिंग फंड इज इक्वल टू 0.25% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। उसके आगे एक शब्द दिया हुआ है मिनिमम, मिनिमम 0.25%। हम लोग आंखें बंद करके मैं उसको 0.25 ही लगाया जा रहा हूँ, 50 वर्ष पुरानी बिल्डिंग को भी और नवी बिल्डिंग को भी। रिपेयर फंड 0.75 तो 0.75, मैं उसे 0.80 नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे 0.1 भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं चेंजेस कर रहा हूँ। जो किसी फेडरेशन से या एसोसिएशन का बायलॉ खरीद के लिया है 50-100 रुपए वाला, उसी को हम फॉलो करते हैं। मिनिमम दिया हुआ है, क्या उसको आप चेंज कर सकते हो? मिनिमम 0.25 को 0.50, 0.55 या पॉइंट और कुछ कर सकते हो। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पर करने के लिए अगेन सेक्शन 75 में अमेंडमेंट का क्लॉज है, उसके अंतर्गत आप करके बायलॉ में चेंज करवाइए, अमेंडमेंट करवाइए, डीआर का ठप्पा लेकर आइए और फिर वो लागू पड़ जाता है। सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड को चेंज करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लगेगा कि आज के दिन में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है। सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड इज डिपेंडेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। 50 बरस पहले वाला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं, वी हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग 2 years, 3 years, that depends on the decision of the जनरल बॉडी। जनरल बॉडी में एक एजेंडा रखना है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिवाइज करने के लिए हम कितने साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिवाइज करेंगे और आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेके सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड को अमेंड करेंगे। तो दैट डिसीजन ऑल्सो हैज टू बी टेकन by the general body and that resolution has to be recorded. You can make changes in the bylaws for this particular criteria also. बीएमसी का पानी, चूंकि पानी सोसाइटी का पानी नहीं है, इसके लिए बायलॉज में एक फनी क्लॉज दिया हुआ है कि वो पर इनलेट वाइज चार्ज करेंगे। अब अगर आपके घर में एक बाथरूम है, एक किचन है, एक डब्ल्यूसी है, तो 3 अंदर पाइप आए हुए, इनलेट आए हुआ है, तो आपको 3 इनलेट के हिसाब से चार्ज करना है। फॉर्मूला है, सारे को लेना है, डिवाइड करना है। तो सब कितने इनलेट्स हैं सोसाइटी में, 100 फ्लैट है तो 300 इनलेट हुआ, तो 300 इनलेट है तो पानी का बिल कितना हुआ, 300 रुपया पर महीना हुआ, तो सबको एक रुपया चार्ज करना है। तो ये ईयरली कैलकुलेशन शीट भी जनरल बॉडी के मीटिंग में सैंक्शन करना है। इट इज अनदर मैटर कि आपके फ्लैट में सिर्फ एक लोग रह रहे हैं या कोई भी नहीं रह रहा है, फ्लैट लॉक है 5-5 बरस से, आप अब्रॉड में हो या दिल्ली कलकत्ता में हो, लेकिन फिर भी आपको पेमेंट करते जाना, मीटर है नहीं। अगर आपके फ्लैट में 10 लोग हैं तो भी आपको पानी का चार्जेस पर इनलेट देना है, यूज करो या नहीं करो।
पानी का चार्जेस का जो बिजली का जो खर्चा है, पंप का जो खर्चा है, दैट इज एन एक्सपेंडिचर डन बाय द सोसाइटी। वो उसको पर यूनिट वाइज और बायलॉज अमेंड करने के बाद में पर फीट वाइज भी आप लगा सकते हो। जानकारी के लिए बता दूं कि बोरवेल का पानी म्युनिसिपल का पानी के साथ में मिक्स करना, सेम टंकी में, ऊपर एक टंकी होगी, नीचे एक टंकी होगी, वगैरह वगैरह, इट इज नॉट अलाउड। इट इज ए प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस। बीएमसी एक्ट के अनुसार में 25,000 रुपए का उसके ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन है। कई बार क्या होता है कि कई सोसाइटीज में ऐसा बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी मेंटेनेंस फ्री है। आज के दिन पे मेंटेनेंस फ्री होगी, बट दैट इज ए वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस, लीगली नॉट feasible. You have to take charges from the member, not accumulate your funds. बिल्डर ने आपको कॉर्पस दिया होगा, उसको कॉर्पस में ही पड़ा रहने दो। उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कॉर्पस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अगेन कॉर्पस। ये आपको आगे पीछे बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए, लिफ्ट चेंज करने के लिए, पेंटिंग के लिए, गार्डन में इक्विपमेंट बिठाने के लिए, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करते हुए आप उसको विड्रॉ करके आप उसको यूज कर सकते हैं। सेम विथ सिंकिंग फंड, सेम विथ रिपेयर फंड ऑल्सो। एक जमाने में क्राइटेरिया था कि कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार का परमिशन लेके आना है, फिर ही उसको यूज कर सकते हैं। अब नहीं, अब सोसाइटी ऑटोनोमस फंक्शनिंग अथॉरिटी है। अपने पैसे को कैसे यूज करना है वो जनरल बॉडी डिसाइड करेगी, रजिस्ट्रार या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं करेगा, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं रहेगा। तो अगर आप ये कहोगे कि मोटर पंप खराब हो गया है, उसको 2 लाख रुपए का मोटर पंप है, फंड्स कहाँ से लाना है, सर्विस चार्जेस में बढ़ाना है क्या? मेंबर बोलते हैं नहीं बढ़ाना, अपने पास पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, सिंकिंग फंड में, यूज करो, लेके आओ, विड्रॉ करो और यूज करो। बट जनरल बॉडी में प्रॉपर नोटिस एजेंडा होना चाहिए, प्रॉपर जीबी का रेजोल्यूशन होना चाहिए विथ एटलीस्ट सिंपल मेजॉरिटी, और फिर वो मैनेजिंग कमेटी अपने खुद की एमसी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेगी फिर से कि जीबी का ये रेजोल्यूशन है, हम इतना विड्रॉ करते हैं और इस काम के लिए हम यूज करेंगे। Of course, you will be reflecting that in the sinking fund register also. There is a sinking fund register in your society. There is a repair fund register. So everywhere you will be keeping a record of the same. नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस करके एक क्राइटेरिया है, बायलॉ नंबर 38 से निकलता है वो, एंड इट हैज रूट्स इन 65, 66, 67। तो आपको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस भी लेना है उससे जिसका फ्लैट भाड़े पे चला गया है। फ्लैट सिंपली लॉक है या अनऑक्यूपाइड है तो उसको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस नहीं लगेगा। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सर्कुलर एक और, उसी में सर्कुलर में ये भी लिखा हुआ है कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस विल बी 10% of the service charges. Service charges is all the expenditures that are available on the left hand side of the balance sheet and not right hand side. Expenditure में sinking fund नहीं आता है. It is a contribution, it is a receipt, so it will always come on the right hand side of the balance sheet. When I mean balance sheet, it means इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, हम लोग उसको कलेक्टिवली बैलेंस शीट कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल लो, या अगर अकाउंटिंग भाषा में समझना है तो प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम एक एक्सपेंडिचर करते हैं और एक एक्सपेंडिचर इनकम करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं।
बिजनेस नहीं करते हम कोई भी, इसके लिए भी कॉल इट एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। तो जो एक्सपेंडिचर है वहाँ का जो भी कुछ है उसमें सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन में सिंकिंग फंड और आएगा। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 10% ऑफ द सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस में क्या क्या हेड ऑफ अकाउंट्स आएंगे, वो जो भी एक्सपेंडिचर में दिखता है वो, अगेन रेफर 65, 66, 67 ऑफ द बायलॉस। कैन यू चेंज दिस थिंग 10%? कैन यू मेक इट 9% or 12% or 15% or whatever percent? You cannot do that. A directive given by the cooperative department cannot be changed because it is a part of the act and the rules. They derive power under the act, but they cannot change anything in the bylaws. That authority is given to the general body of the society. तो जनरल बॉडी कैनॉट से कि मैं उस नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस को 12% करता हूँ या 20% करता हूँ। हाउएवर टिपिकली कई सोसाइटीज में शिफ्टिंग चार्जेस लेते हैं, वन टाइम ये चार्ज लेते हैं, वन टाइम वो चार्ज लेते हैं। तो क्या ये सारी चार्जेस आप ले सकते हो? आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपने वो जनरल बॉडी में एजीएम में वो रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एजेंडा का टाइटल होगा टू डिस्कस एंड डिसाइड टू लेवी शिफ्टिंग चार्जेस एट ईच टाइम द फ्लैट इज गिवन फॉर रेंट और लीव लाइसेंस। एजीएम में डिस्कस करो, चार्जेस फाइनलाइज करो, वो चार्जेस आपका शिफ्टिंग चार्जेस हो गया। वो शिफ्टिंग चार्जेस आप अदर चार्जेस में लेवी करोगे प्रोवाइडेड एजीएम के रिकॉर्ड में वैसा लेवी है, तो वो लेजिटिमेट हो जाता है। लेजिटिमेट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पावर दिया हुआ है सेक्शन 2, सेक्शन 13 और रूल 12 के अंडर में सोसाइटी के मैनेजिंग जनरल बॉडी को ये पावर दिया हुआ है। सर्विस चार्जेस में पार्किंग चार्जेस करके भी एक कंपोनेंट है। पार्किंग चार्जेस भी आप जनरल बॉडी के डिसीजन से आप उसके लगा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास 4 टाइप की पार्किंग चार्जेस है। एक ओपन पार्किंग चार्जेस है, सामने मेरे मैदान है या पैसेज है वो ओपन है, एक क्राइटेरिया वो होगा। दूसरा है पोडियम। कई सोसाइटीज़ में आजकल के लेटेस्ट सोसाइटीज़ में पोडियम 1 है, पोडियम 2 है या बेसमेंट है वगैरह वगैरह। उसके बाद में सेकंड या थर्ड या फोर्थ फ्लोर से रेसिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह शुरू होते हैं। तो उसके नीचे जो भी फ्लोर है ओपन है, इसको टिपिकली हम गलत फहमी में बोलते हैं कवर्ड है। जस्ट बिकॉज ऊपर एक छत है हम सोचते हैं कवर्ड है। कवर्ड पार्किंग मीन्स गैराज, चारों 6 साइड से बंद होना चाहिए। वो जमीन ऊपर, चारों साइड से दरवाजा, आगे की तरफ एक शटर, वो एक गैराज पार्किंग हुआ। तो कॉमन ओपन पार्किंग हो गया विच इज डिपेंडेंट ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फायर एक्ट। पोडियम पार्किंग हो गई, स्टिल्ट पार्किंग हो गई। कई बिल्डिंगों के नीचे जगह होती है स्टिल्ट पार्किंग के लिए, तो स्टिल्ट पार्किंग हो गई। और टिपिकली आजकल के दिनों में स्टैक पार्किंग या रैक पार्किंग या लिफ्ट पार्किंग, जो भी पार्किंग बोलो, इज ए डेंजरस पार्किंग सिस्टम, हाईली डेंजरस। अगर आपके सोसाइटी में है तो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग इट एज मच एज पॉसिबल टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट्स। तो ये चारों पार्किंग का जो अगर क्राइटेरिया है या और भी कोई क्राइटेरिया है तो आप जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन से उस पार्किंग का अलग अलग चार्जेस आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ओपन पार्किंग का 100 रुपये लगेगा, पोडियम पार्किंग का 200 लगेगा, बेसमेंट पार्किंग का 300 लगेगा, स्टैक पार्किंग का इतना लगेगा वगैरह वगैरह। हाउ टू डिटरमाइन दैट?
again depends on the expenditure that are done. You have to do costing now. कॉस्टिंग निकालनी है. कॉमन ओपन स्पेस में खड़ा कर रहे हो तो क्या कॉस्टिंग है, कुछ खास खर्चा नहीं है. लाइट्स होगी, स्वीपर आके साफ करता होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होता होगा उसका एक्सपेंडिचर इतना. पोडियम पार्किंग है, पोडियम पार्किंग है तो नीचे कॉन्क्रीटिंग होगी, पोडियम को पेंट लगेगा, पोडियम में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, पोडियम में सीसीटीवी सिस्टम लगेगा, पोडियम में शायद सिक्योरिटी भी फेरी लगवाएंगे, चक्कर लगवाएंगे, एंड सो. बेसमेंट है, बेसमेंट का अलग से एक एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया आता है. दिस आर यू हैव टू प्रिपेयर कॉस्टिंग्स फॉर ईच ग्रेड ऑफ पार्किंग. मुझे नहीं पता इसके लिए मैं कैसा भी पार्किंग लगाता हूँ. चलो भाई पार्किंग है तो ये आजकल का फेवरेट है कि फर्स्ट कार का 100 रुपये लगाएंगे, 200 कार का 200 लगाएंगे, तीसरी कार का 300 लगाएंगे. वो भी आप कर सकते हो. You can do that. Or you can also do parking expenditures as per the type of parking, subject to proper notice agenda and a resolution for it. Once this resolution is passed, the members do not have right to object because this is passed in a general body. Once a notice agenda has been given to you, मुझे notice agenda मिला 15 दिन पहले, मेरा ड्यूटी था उसको अटेंड करना. मैंने अपनी ड्यूटी फोरगो कर दी. तो मेरी ड्यूटी फोरगो करने का मतलब ये नहीं हुआ कि मेजॉरिटी नहीं पहुंचेंगे. 100 फ्लैट है उसमें से खाली 15 लोग ही जनरल बॉडी में जाएंगे. तो ये कानून नहीं बोलता है कि 85 लोग नहीं आए हैं तो जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होगी. जितने भी लोग आए हैं एडजर्न होने के बाद में या जो भी कुछ सिस्टम होगा, मीटिंग होगी, जो डिसीजन होगा वो सबके ऊपर लागू है. कैसे लागू है? क्योंकि आपको नोटिस एजेंडा मिला था, आपका साइलेंट कंसेंट है, डीम्ड कंसेंट है, और वॉट एवर इज पास्ड अंडर दैट एजेंडा. अगर आप पार्लियामेंट में भी देखेंगे, लोकसभा या राज्यसभा में भी, तो वहां पर भी सेम टू सेम सिस्टम है. कंपनीज के जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो वहां पर भी सेम सिस्टम है. So it's like this way कि once you are given a notice agenda, your duty, your liability is to attend, and if you are not attending, then your consent is deemed by legal default. The courts will not have jurisdiction to say कि नहीं 85 लोग नहीं आए, ये तो डिसीजन खाली 15 लोगों ने लिया था, तो वो पॉसिबल नहीं है. ऐसे तो फिर सोसाइटी में कोई भी बिजनेस कभी भी नहीं होगा. ना सोसाइटी में होगा, ना कंपनी में होगा, ना पार्लियामेंट में होगा. सर्विस चार्जेस में, अदर चार्जेस में यू कैन हैव मेनी थिंग्स. अभी बायलॉ नंबर 71 या 72 में इंटरेस्ट का कंपोनेंट दिया हुआ है. इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑल्सो is leviable only on the service charges, not on BMC property tax, not on BMC water tax charges, not on any taxes, non agricultural taxes, या कोई भी स्टैट्यूटरी टैक्सेस है गवर्नमेंट का, उस पर लागू नहीं होगा. टिपिकली आज के दिन के में बायलॉज में मैं देखता हूँ कि मेरे बायलॉज में 21% है, तो मैं आँख बंद करके वही लगा देता हूँ, क्योंकि मैं लालची हूँ. मैक्सिमम खींचने की कोशिश करता हूँ. भाई मेंबर को पैनलाइज करना है. 21% तो कोई भी सरकारी एजेंसी नहीं लगाती है. कोई भी जब कोर्ट का भी ऑर्डर आता है कभी कॉस्टिंग्स वगैरह के लिए, उसमें भी 21% अलाउड नहीं है, भले वो सिंपल इंटरेस्ट ही क्यों ना बैंक दे रही है आपको 21%. बाय द वे, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट has started to consider and limit it the interest component to maximum of 12%. आगे पीछे वो आ जाएगा. अभी तो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है तो वो रुका हुआ है.
इंटरेस्ट चार्जेस, आपको इंटरेस्ट चेंज करना है 21% से और भी कुछ करना है, अगेन बायलॉ का प्रोसीजर अमेंड करने का प्रोविजन है 75 में। आप इंटरेस्ट को भी चेंज कर सकते हो, 21 को आप 18 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, इवन आप 0 भी कर सकते हो। By amending the bylaws, you can also take advance maintenance charges. You can take monthly, bi-monthly, quarterly, half yearly, or even yearly. But this criteria has to be recorded in the bylaw. जो bylaw में लिखा हुआ है वही होगा। आज के दिन पे bylaws made by default, your service and maintenance charges are on monthly basis. However, if you want to change it, pass a GB resolution in an AGM and change it. Make it bi-monthly or quarterly or whatever. There are so many things. I think we will cover it out in our question and answer session. We'll take a 2-minute break for our sponsors. Please bear with us. Welcome back, friends. Now we can take up question and answers, questions, but only on today's topic. आज का विषय सर्विस चार्जेस है. We are not taking up any other questions except service charges. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol. आपके स्क्रीन पे ऐसा वाला एक हैंड सिंबल है, प्लीज क्लिक इट एंड विल come back to you in sequence. We are taking only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. We are not taking questions if your video is not switched on. The webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on
take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So, okay, our first question is from Mr. M.H. Kapadia. Yeah, can you hear me, sir? Yes, please go ahead. See, under bylaw 67, the last item says any other charge. Correct. Now, societies have been charging 1 rupee per square foot for people who are giving flat on rent over and above the 10% non-occupation charge with a resolution of the general body. Can that be done? If you amend it in the bylaws, yes. If you cannot amend it in the bylaws, then no. However, you cannot charge that under the title of non-occupancy charges. No, other charges they are writing in the bill. Other charges. I just mentioned that only. Haji. You may mention it, you may take it, you may take whatever charges. Amend it in the bylaws. Okay. अमेंडमेंट करने के बाद आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में जाओगे, बोलोगे साहब हमने ये जनरल बॉडी में ये पास किया हुआ है, इसको अमेंड करो. Okay. तो रजिस्ट्रार पूछता है कि ये कौन से हेड में जाएगा, तो आप बोलोगे कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस में जाएगा, तो बोलेगा नहीं, सरकार का डायरेक्टिव है 10% के ऊपर ले नहीं सकते हो. फिर आप कहोगे कि नहीं अदर चार्जेस में लिखा हुआ है, इट इज नॉट नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस. तो इफ ही स्टैम्प्स इट, if he agrees to it, then you go ahead and charge it. If it is not amended in the bylaws, Okay. then you cannot charge it. Okay. And you also said, sir, one thing, that if a loss comes in the balance sheet or income and expenditure account, then you can raise the service charge. Abhi sabso, just for an example, 100 rupees loss has come already, and there are 100 members. We were told that you have to collect 1 rupee each from each member and make good that loss. Is it correct? Can that be done? It is not the question of make good the loss. You are collecting money. We are not doing profit and loss in the society. Okay, there is a deficit or there is an excess. So if there is an excess, what do? You take that excess amount and put it in the reserve fund. Reserve fund का भी criteria balance sheet में. I think it is written in the bylaw itself. Yes. So, okay. So if it is written in the bylaw, you do it. Otherwise, if it is deficit, you fulfill and reduce the deficit. Do not say कि मैं लॉस पूरा कर रहा हूँ. लॉस पूरा करने का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में आपने कुछ तो भी गड़बड़ करके रखा हुआ है. क्योंकि अगर बजट प्रोजेक्शन में लिखा हुआ है सिक्योरिटी का 1 साल का 12,000 रुपए का बजट है हमारे पास में, तो आपको पता है पिछले 3 साल का आपने कंपैरिजन किया हुआ है. उसके पहले 10 हुआ था, उसके बाद में 10.5 हुआ, उसके बाद में 11 हुआ, और आज के दिन पे इन्फ्लेशन हुआ या पगार पानी बढ़ गया या ये हो गया या वो हो गया, तो आपने 24-25 के लिए 12,000 रुपये रख दिया. तो 12,000 को डिवाइड करेंगे सारे मेंबर से और वहां पे लगाओगे. अब आप 13,000 रुपये दे दोगे किसी कारणवश, तो बजट प्रोजेक्शन शीट में लास्ट कॉलम पे आपको एक कंटिजेंसी फंड करके एक कॉलम बनाना है जो 10% ऑफ योर एक्सपेंडिचर होगा. मतलब अगर सब मिला के एक्सपेंडिचर आपका 50 रुपया दिख रहा है पूरा साल का, तो नीचे 50 रुपया आएगा. उसके बाद में कंटिजेंसी फंड 10%, 15% जो भी सोसाइटी के सेक्रेटरीट प्लस ट्रेजरर प्लस मैनेजिंग कमेटी को लगता है वो प्रपोजल डालती है वहाँ पे, तो 5 रुपये डाला वहाँ पे, तो 55 रुपये आपका एक्सपेंडिचर दिखाता है. 55 रुपये में अभी आपका रिसिप्ट कितना आया हुआ है. सिंकिंग फंड को छोड़ देना है क्योंकि वो रिसिप्ट नहीं है, वो एक डिपॉजिट है.
रिपेयर फंड को छोड़ देना है, जो भी एक्सपेंडिचर नहीं है वो सारे फंड्स हैं, उसको नहीं कैलकुलेट करना है। अब कंट्रीब्यूशन आया है 65 रुपीज, कंटेंजेंसी फंड को मिला के हुआ 55 रुपया, -65, तो आपका 10 रुपीज आपका एक्सेस है सोसाइटी के बैलेंस शीट में। तो आप एक्सपेंडिचर आप रेज नहीं कर सकते हो, बिल आप रेज नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको ये लगता है कि 55 रुपया मेरा एक्सपेंडिचर शो कर रहा हूं मैं, लेकिन एक्चुअली कंट्रीब्यूशन आने वाला है सिर्फ इतना ही, 50 रुपया आने वाला है। तो अब बचा 5 रुपए का डिफरेंस, वो 5 रुपया डिवाइड करोगे आप सबसे और लोगे ताकि वो डेफिसिट पूरा हो जाए, नॉट लॉस। वी आर, you can say the word loss is equivalent to deficit, but you never occurred a loss. Deficit means अब एक्सेस क्यों हुआ, कभी आपने पगार पानी कम ज़्यादा दे दिया, सिक्योरिटी नहीं आया, गार्डन का कम पगार हुआ, बिजली का भी कम लगा, या बिजली का रेट कम हो गया, या बिजली का रेट ज़्यादा हो गया, तो ये सारी चीज़ों से आपका एक्सेस और डिफिशिट बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बढ़ेगा। यू आर नॉट डूइंग बिजनेस। Anyway, thank you, Mr. Kapadia, for joining in. But for that, just one second, for that, a resolution is required by the general body to recover this deficit? Yes, without resolution, Okay. how will you recover it? You mean to say if you do not pass a resolution, 100 मेंबर के सोसाइटी में 5 लोग आए, 10 लोग आए, 15 लोग आए, 20 लोग आए, बाकी 80 लोग नहीं आए, तो उनको जादू से पता चल जाएगा कि No, by MC resolution cannot be done, you are saying. So how are you going to inform the general body? Only via the minutes of the general body, isn't it? Okay. Or you are going to hide something? No, I was thinking that you pass a resolution in the MC meeting and inform them and collect that money deficit. If the MC wants to give it out of its own pocket, then the MC may pass such a resolution. But if the MC wants to collect it from the general body, Okay. Okay. the key word is if you want to collect, दूसरे से collect करना है तो उसको बोलना तो पड़ेगा। और फ्रूट वाले के पास जाते हो, बोला क्या ये एप्पल क्या भाव दे रहे हो, तो बोलेगा 200 रुपया दे रहा हूँ। Okay. तो उसको बताओगे तो वो 200 रुपया देगा आपको। Okay. Got your आप point. नहीं बताओगे तो कितना लेना है उससे फिर आपको? Okay. फ्री में दोगे? नहीं दोगे फ्री में। Okay. Thank you. Okay. Our next question is by Mr. Anup Kumar. सर अभी जैसा इन्होंने बोला कि अदर चार्जेस ले सकते हैं सर्विस चार्जेस में, तो उसका हम पूछ नहीं सकते कि भाई अदर चार्जेस का एग्जैक्टली व्हाट इज द अदर चार्जेस? आप पूछ सकते हो। आपको मिनट्स दिया जाता है, जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पास करोगे, आपको मिनट्स दिया जाएगा। बराबर। आप मिनट्स और चना सिंह को वापरने के लिए तो नहीं दे रहे हैं आपको मिनट्स। नहीं वो तो बराबर। आपको कागज देते हैं तो आपको रीड करना है, आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, राइट नहीं, आपकी ड्यूटी है रीड करना। और अगर आपको मिनट्स मिला हुआ है, अगर आपको मिनट्स मिला हुआ है तो आपको आप पूछने का हक नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, 100 मेंबर की सोसाइटी है, आपने जनरल बॉडी अटेंड नहीं किया, 15 लोगों ने अटेंड किया, 15 लोगों ने पास कर दिया उसको। अटेंडी मेंबर्स और एब्सेंटी मेंबर्स बोथ आर लायबल फॉर द जनरल बॉडी रेजोल्यूशन। एक मिनट, डू नॉट इंटरप्ट। जब आपने पास कर दिया तो सरकार का काम है, मैनेजिंग कमिटी सरकार ऑफ द सोसाइटी, उसका काम है मिनट्स ड्राफ्ट करो और सबको पहुंचा दो। सॉफ्ट कॉपी पहुंचाओ, हार्ड कॉपी पहुंचाओ, कुछ भी पहुंचाओ, लेकिन इन्फॉर्म कर दो मेंबर को। एक बार मेंबर को इन्फॉर्म कर दिया तो मेंबर का राइट खत्म हो जाता है उस चीज के बारे में पूछने का, क्वेश्चन करने का, ऑब्जेक्ट करने का। राइट एक्सरसाइज करना है कि आपको, अगर आप हाँ कहोगे तो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओ, मैनेजिंग कमेटी के पास जाने का अधिकार खत्म हो जाता है। सर इसके ऊपर और कुछ पूछना है आपको? नहीं। ठीक, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पायल। Hi, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Go ahead. Okay. So I have a question around 2 points that you mentioned in this very informative session.
So one is that you mentioned that there are certain charges that can be disputed only in the cooperative court, and you mentioned about section 75 and 67. So is it that the entire section 75, anything related, would go to cooperative court and not the deputy registrar? And if that is the case, I'll give you an example. The society is collecting, in addition to the 10% non-occupancy, they are collecting something as development charges from the people who have given their flat on rent. So that I understand is not allowed because 10% already non-occupancy ले रहे हैं. तो ये जो charges का dispute है तो वो cooperative court में जाएगा, because currently one of the members given it to deputy registrar. उसने बोला नहीं है कि it is not in his purview. He has accepted it. So I just want to confirm कि everything in 75 will go to cooperative court, and if so, then this dispute of development charges should also go to cooperative court, sir. What is your view? If a resolution is passed in a general body meeting, whether it is AGM or SGM, and if it is minuted, आपने मिनट कर दिया, लिख दिया ना, हार्ड कॉपी बना दिया. नहीं, एजीएम में नहीं हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि इज इट अलाउड देन? Listen without interrupting, madam. I'm explaining something. So you pass a resolution in an AGM or an SGM or whatever, and you minute it. जब आपने मिनट कर दिया उस रेजोल्यूशन को, तो उस रेजोल्यूशन को चैलेंज अधिकार क्षेत्र कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का नहीं रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट का रह जाता है. दिस आंसर्स एवरीथिंग आई बिलीव. एनीथिंग अदर क्वेश्चंस? और अगर रेजोल्यूशन नहीं है तो भी वो कोऑपरेटिव कोर्ट में ही जाएगा? अगर रेजोल्यूशन नहीं है तो जनरल बॉडी के मेंबर्स उस पर्टिकुलर चीज को मानने के लिए लायबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है. ना मैनेजिंग कमेटी रेजोल्यूशन के बगैर कुछ कर सकती है. इट बिकम्स एक्सटॉर्शन, इट बिकम्स इंटिमिडेशन, इट बिकम्स अ चीटिंग, इट बिकम्स अ फ्रॉड एंड सो. It also becomes what is called as negligence and deficiency and harassment under the Consumer Protection Act also. And this complaint then will go where, sir? Because as you said, it is fraud and all that. तो फिर वो कहाँ पे जाएगा? Deputy Registrar या Cooperative Court? नहीं, Deputy Registrar तो एक ordinary अधिकारी है, only looking after only a small चोपड़ा. चोपड़ा का मतलब है वो MCS Act और रूल, उसके अलावा उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. ये सब जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, ये इंडियन पेनल कोड, पुलिस स्टेशन, क्रिमिनल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, उधर जाएगा. ओके. और धोखाधड़ी से पैसा ले रहे हो, जोर जबरदस्ती कर रहे हो, तो कंज्यूमर कोर्ट जाओ, कोऑपरेटिव कोर्ट जाओ, लेकिन जाओ. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर इस्माइल शेख. मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, गो अहेड. सर ये पूछना था, पार्किंग का एक सोसाइटी में ओनर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज लेते हैं और टेनेंट जो किराए पे देते हैं 200 रुपीज लेते हैं. जस्टिफिकेशन में वो भाड़े पे देते हैं, इसलिए हम उनसे ज्यादा लेते हैं. इज इट जस्टिफाइड? इट कैन बी जस्टिफाइड अगर आपने एजीएम के दौरान पार्किंग चार्जेस, अलग अलग पार्किंग चार्जेस को डिफाइन किया हुआ है. तो जी. अगर डिफाइन नहीं किया हुआ है जी. तो आप नहीं ले सकते. आप डिफाइन करने का मतलब है कि वहाँ पे जनरल बॉडी की मीटिंग में पहले से नोटिस एजेंडा निकलेगा टू डिस्कस एंड डिसाइड डिफरेंट पार्किंग चार्जेस फॉर कॉमन एरियाज, पोडियम एरियाज, ये वो, फॉर फर्स्ट कार, फॉर सेकंड कार, फॉर टेनेंट कार, एंड सो. पेनल्टीज फॉर फॉल्स पार्किंग, ये है वो, सब डिसाइड करना है जनरल बॉडी मीटिंग में, और उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन बनेगा. और अगर ये रिजोल्यूशन रिकॉर्डेड है तो आप अलग अलग चार्जेस ले सकते हो. अगर ये रिजोल्यूशन रिकॉर्डेड नहीं है, रिजोल्यूशन का मतलब ये जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन है. रिमेंबर दैट द की वर्ड, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन. और वो जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन है जिसका आपको पहले से नोटिस एजेंडा दिया. मैं सुस्ती में मीटिंग में गया ही नहीं, अरे कौन जाएगा, चिल्लाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मेरी तो सुनता ही नहीं है कोई, वगैरह वगैरह, ये सब जो कॉमन एक्सक्यूजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें. तो उन्होंने जो पास किया हुआ है
वो फाइनल है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी है, दादी है, बोलते हैं आज घर में ये खाना बनेगा, 15 लोगों का परिवार है, तो हर से पूछ के बनेगा, चलो ठीक है। नहीं पूछ के बनेगा तो जो जनरल बॉडी ने डिसाइड किया, जो दादाजी ने डिसाइड किया, दादी ने डिसाइड किया, वही फाइनल है, क्योंकि आपने उसको अधिकार दिया हुआ है। Right. तो जनरल बॉडी इज योर दादाजी, Right. is your father, is your so and so. He is the head, autonomous head. तो जनरल बॉडी इज द ऑटोनोमस हेड। जनरल बॉडी का डिसीजन कौन से सेक्शन में लिया जाता है? फाइनल। एक बहुत अच्छा सेक्शन है 76। जनरल बॉडी का डिसीजन फाइनल है, वर्ड ही लिखा है उधर, फाइनल है, फाइनल एंड बाइंडिंग। Right. Anyway, thank you, Mr. Sheikh, for joining in. Thank you. Next question is by Mr. Naveen Jain. Mr. Namaskar. Naveen Jain, sir. Yeah, can you hear me? हेलो। Yes, please go ahead. हाँ, ये मंथली बिल अगर 1 तारीख को जनरेट होता है और 25 तारीख ड्यू डेट है, तो जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है वो 25 तारीख इसी महीने की से शुरू होगा या और जो डिफॉल्टिंग क्लॉज है 3 महीने का उसके बाद से शुरू होगा? बिल अगर आपका 1 जनवरी से का बिल है, आपका 1 जनवरी से बिल है आपका, यस, और उसमें लिखा है कि ड्यू डेट इज 25, तो आप कौन से तारीख को देना पसंद करोगे सोसाइटी को, नवीन साहब? बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट। तो आप 1 तारीख को भी दे सकते हो, यस, आप 30 तारीख को भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। हाँ, 30 तारीख को भी। लेकिन सोसाइटी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए एक एंड डेट रखा हुआ है, क्योंकि आपको अगले महीने में 1 तारीख को फिर बिल देना है, चेक डिपॉजिट होगा, रिकंसिलेशन होगा, आएगा वगैरह वगैरह। पर जो इंटरेस्ट लगेगा ड्यू डेट के बाद में, अगर पेमेंट भी 25 तारीख का ड्यू डेट है, 26 तारीख को पेमेंट किया, तो आपको इंटरेस्ट तो लगेगा 1 तारीख से। आप ये मत सोचिए कि ड्यू डेट से ही मेरा इंटरेस्ट शुरू होगा, ऐसा नहीं है। बिजली के बिल में भी सेम फॉर्मूला है, गैस के बिल में भी सेम फॉर्मूला है, किसी में भी आप चेक करो। बैंक का लोन का इंटरेस्ट लिया हुआ, ईएमआई लिया हुआ, उसमें भी सेम फॉर्मूला है। तो जो बिल का डेट है उधर से आपका लाइबिलिटी, ड्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होता है। और ये जो 3 महीने का जो डिफॉल्टिंग क्लॉज है उसका कोई इंटरेस्ट में कोई मीनिंग नहीं है? नो सर, योर बिल डेटेड इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। राइट। अभी आपने 3 महीने का क्लॉज लगाया और आपने ये बोला कि जनवरी, फरवरी, मार्च का बिल है, इसको आप बिल को 15 फरवरी तक आप दे सकते हो, ठीक है। अब सिक्योरिटी एजेंसी को भी बोल दो कि साहब आपका जनवरी महीने का जो पगार पानी है, पैसा आया नहीं है अभी तक मेंबरों का, अगले महीने मिलेगा। म्युनिसिपैलिटी को बोलना पानी का पैसा आया नहीं साहब, क्योंकि हमारा तो बिलिंग सिस्टम ये है। देखो क्या बोलते हैं वो। आपको क्या लगता है नवीन साहब, मानेगा बीएमसी? नहीं, हाँ, उसी समय देना होता है, लेकिन मेंबर बोलते हैं कि भाई अनलेस एंड अनटिल आई एम डिफॉल्टिंग एंड डिफॉल्टिंग इज फॉर 3 months डिफॉल्टिंग क्लॉज, तो फॉर 3 months आई शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इंटरेस्ट। मेंबर वांट्स एवरीथिंग फॉर फ्री, जैन साहब। ये है। हमारी सोसाइटी में अगर आप बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो सभी को हर चीज मुफ्त में चाहिए। टमाटर खरीदने जाओगे, भैया बोलता है 20 रुपए किलो, गरीब आदमी है, 1 किलो देगा, लेकिन वो 1 किलो थोड़ी ना देता है, वो कभी कभी 50 ग्राम कम भी हो जाता है और 50 ग्राम ज्यादा भी हो जाता है। ध्यान दिया जैन साहब आपने ये? हाँ हाँ, होता है। तो आप क्या दे के आते हो, 20 रुपए दे के आते हो या 21 रुपए दे के आते हो? हाँ, 20 ही। और अगर 20 रुपए की जगह में आप ये बोलते हो नहीं नहीं भैया कम कर दो, 18 रुपए दूंगा मैं, कैसा लगेगा आपको और उसको कैसा लगेगा उसको? हाँ, नहीं, फिर वो फिर वेट ही कम कर देगा वो। सर्विस नहीं देगा। एग्जैक्टली। तो सेम थिंग हैपेंस इन द सोसाइटी ऑल्सो सर जी। इट इज नॉट योर decision to pay and demand exemption from interest if you are paying on the 25th, because your security, your
other administrative expenses, your manager expenditure, your staff expenditure, बिजली का बिल वगैरह, all those things cannot stop. So if any member is saying कि मेरे को exemption दे दो, member का right नहीं है सर वो चीज. हर चीज में मेंबर आज के दिन में आप देखते हो हर चीज में टंगड़ी अड़ाना है उसको. उसको लगता है कि नहीं मैनेजिंग कमेटी काम नहीं कर रही है, मैं काम करूंगा वहां पे. लेकिन इलेक्शन के टाइम पे मैं आऊंगा नहीं सामने खड़े होने के लिए. जो खड़ा है ना उसका गला दबाऊंगा, उसको बोलूंगा तू काम नहीं करता है, तू डॉक्यूमेंट नहीं देता है, तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता है. और उसको अगर ये बोलो कि भाई आ जाओ मैनेजिंग कमेटी में इलेक्शन लड़ लो, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरे के पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ये उसके मन में रहता है. अगर वो आज एक कुर्सी पे आके बैठता है सेक्रेटरी बन के, वही खुद ही आता है, ये वाला मेंबर जिसके बारे में आपने बात किया, और वही खुद ही आके बैठता है और डिफॉल्ट कर देते हैं, जैन साहब डिफॉल्ट कर देता है, तो वो आपके पीछे कैसे पड़ जाएगा पता है आपको? सेम तरीके से जैसे आप उसके पीछे आज के दिन में पड़े, उस समय वो ही नहीं विचार करेगा अरे नहीं नहीं वो तो ऐसा था तो चलो एग्जाम्प्ट कर दे. वो और डबल पीछे पड़ेगा सबके. कुर्सी पे आने के बाद में तो थोड़ा कुर्सी की गर्माहट आ जाती है सर. एनीवे जैन साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर जगन्नाथ कुलकर्णी साहब. मिस्टर जगन्नाथ कुलकर्णी. Yes, sir. Namaskar. Please allow me to ask the question in Hindi for benefit of all. आप पूछिए, हिंदी में पूछिए, जी, लेकिन आप मुझे वीडियो ऑन करिए तो ही हम आपका प्रश्न ले पाएंगे. ओके ओके राइट सर. अभी पूछना ये था मुझे इसमें कि मान लो सोसाइटी ने कुछ ऐसी बातें की है कि खर्चा वो कर रहे हैं इस चीज के लिए कि उसमें उन लोगों का पर्सनल कुछ कॉस्ट था, से फॉर एग्जांपल इलीगल कंस्ट्रक्शन रेगुलराइजेशन, और उसका जो चार्जेस है वो सबको बांट दिया गया. आर द मेंबर्स आर ओब्लाइज्ड, क्या वो सभी पे बाध्यकारी है कि ये पैसा वो देना चाहिए उनके लिए? मोस्ट ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर इन्वॉल्व, सबसे ज्यादा जो है वो उसमें इन्वॉल्व है और वो उसके लिए खर्चा कर रहे हैं और वो सबको वो बांट रहे हैं. कैसे दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू ओवरऑल मेंबर्स? थैंक यू. मैनेजिंग कमेटी सिर्फ और सिर्फ वो खर्चा कर सकती है, दो ही क्राइटेरिया है जो जनरल बॉडी में सैंक्शन हुआ है. जनरल बॉडी में खर्चा क्या सैंक्शन हुआ है आपका? वो बजट प्रोजेक्शन के टाइम पे पूरा बरस का खर्चा सैंक्शन हुआ है आपके. करेक्ट. आपके जनरल बॉडी के रेजोल्यूशंस में क्या गैर कानूनी खर्चे का सैंक्शन हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आप खर्चा कर सकते हो. गैर कानूनी नहीं हुआ है, और फिर भी उसके बावजूद भी उसके रेगुलराइजेशन के लिए उन्होंने खर्चा किया है और बाकायदा किया है, और वो दे आर चार्जिंग इट टू द सोसाइटी. We have already answered this thing. If it is sanctioned in the general body meeting, illegal or illegal is immaterial. If it is sanctioned in the general body meeting, वो 100 रुपया सैंक्शन कर दिया आपने, तो मैनेजिंग कमेटी जनरल बॉडी के डिसीजन से बाउंड है. बोला भाई खर्चा तो सैंक्शन कर दिया जनरल बॉडी ने 100 रुपया, गैर कानूनी, लेकिन जनरल बॉडी ने बोला है कि ये करना है, तो मेरी ड्यूटी है अभी जनरल बॉडी को ओबे करना है, क्योंकि सेक्शन 76 में लिखा है वो चीज. और अगर आप बोलोगे कि नहीं रेजोल्यूशन है ही नहीं, मिनिटेड ही नहीं है वो चीज का, तो आप खर्चा नहीं कर सकते. और अगर कर दिया है तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स आप दायर कर सकते हो. 89, उसके बाद में 83, उसके बाद में 88, उसके बाद में 97. 97 में तो उसका फ्लैट भी आप बिकवा सकते हो. सब क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि इसमें अगर मान लो दीज ऑल द मेंबर्स ये सोसाइटी के इलेक्शन के लिए खड़े हो गए थे, और उसमें एक क्लॉज रहता है कि वेदर एनी लीगल नोटिस हैज बीन सर्व्ड ऑन यू और नॉट, और उसमें इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको नोटिस जारी हुआ था, लेकिन वो बात उन्होंने छुपाई, और फिर भी दे डीम्ड कि हमारा इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ है, बिकॉज उतने ही फॉर्म भरे गए जितने की पोस्ट रहती है.
and they got the committee as elected or selected whatever. सर आज का तो विषय ऐसी नहीं स्थिति है, में आज कुलकर्णी साहब आज का विषय पे नहीं आता है, आज का विषय ओके, सिर्फ कोई और बात सिर्फ सर्विस कोई चार्जेस के ऊपर है। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद आपका इस धन्यवाद उपयुक्त सेमिनार कुलकर्णी साहब। का। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर रमेश केलकर। मिस्टर रमेश केलकर। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। नमस्कार केलकर सर। साहब। नमस्कार सर। In our society, for the last 6 to 7 years, cumulative excess of income is to the tune of 50 lakhs. वेरी गुड। That is average almost about 7.5 lakhs per year. I have been taking up this matter in every AGM as well as persuading the managing committee to not to increase the maintenance charges yearly. In spite of that, this is continued. Now, what could be the solution? Is it to approach the deputy registrar or just accept it, whatever is going on in the society? If you are having excess of income, then you are not liable to increase the any charges in the society. You have to use it from the same funds. One, मानो जनरल बॉडी ने उसको सैंक्शन करके कर भी दिया। जनरल बॉडी में मेरे तरह बहुत से बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, तो मैंने सबने हाँ 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 कर दिया, मैंने भी हाँ कर दिया, उसने भी हाँ कर दिया और आपने इंक्रीज कर दिया। अब केलकर साहब दुखी है उस चार्ज से, एविडेंटली पालम पड़ रहा है। तो अब केलकर साहब को ऐसा लगता है कि गैर कानूनी ढंग से हुआ है, या ज़रूरत नहीं थी, या ये फॉर्मूला जो है वो रॉन्ग है। तो अब केलकर साहब को कहाँ जाना चाहिए? Cooperative court Exactly. or deputy registrar? No. Is a general body resolution. Yes. It is not a any resolution is equal to cooperative court. Simple है. Okay. Any GB resolution पास करते हो सेक्शन 76 में, और 76 को जो चैलेंज है वो सेक्शन 91 में है, डिस्प्यूट वाला कोऑपरेटिव कोर्ट। 91 कोऑपरेटिव कोर्ट, 91 में जो कवर्ड नहीं है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में। Right. तो थोड़ा सा एक बारीक धागा है, बारीक लाइन है कि डिस्प्यूट किस किस को बोलते हैं, और नॉन डिस्प्यूटेबल छुट्टा फुट्टा जो आइटम है वो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के दायरे में क्या आता है। एक्ट में लिखा हुआ है रिकवरी जो प्रोसीडिंग है तो वो कोऑपरेटिव कोर्ट में भी कर सकते हो और रजिस्ट्रार के पास में भी। सिंपल अगर क्लेम है तो रजिस्ट्रार के पास में करना होगा, मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई नोटिस नहीं आई हुई है, मेंबर मैं चुप होके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो रजिस्ट्रार के पास जाएगा। और मैंने अगर श्योर किया, डिस्प्यूट रेज किया, गलत सलत अमाउंट मेरे पर लगाया है, तो सोसाइटी को अथवा मुझे कोऑपरेटिव कोर्ट जाना है। बाय द वे आप सबको ये बता दूं कि बिफोर द सोसाइटी फाइल्स रिकवरी प्रोसीडिंग बिफोर द रजिस्ट्रार, जैसे मैं हूँ तो अनिल भाई को लगता है कि भाई मेरा सोसाइटी को 10 लाख रुपए देना बाकी है और सोसाइटी वाले इतने सालों से सोए बैठे हुए। नॉर्मल है ना, हम लोग देखते हैं मैनेजिंग कमेटी सो जाती है ये बोल के कि भाई हमको तो 21% इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी की तरह, मैं काय के ले जाऊँ। लेकिन अनिल भाई बोलता है काम करते 10 साल हो गए ना, अभी मैं कोऑपरेटिव कोर्ट में डिस्प्यूट डाल देता हूँ ये चार्जेस के बारे में। वो कुछ भी एक्सक्यूज लेके डिस्प्यूट डाल देता है और कोऑपरेटिव कोर्ट में हियरिंग शुरू हो गई, फाइल हो गया, एटलीस्ट फाइल हो गया। अब मजेदार चीज क्या है कि अब सोसाइटी उस अमाउंट को लेके, जो सब जुडाइज मामला है, जज कोर्ट है वो, तो उसको सब जुडाइज बोलते हैं, तो सोसाइटी सब जुडाइज मामला रिकवरी प्रोसीडिंग अब कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में नहीं डाल पाएगी। और सब जुडाइज मामला चल रहा है तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। एक ही चीज के बारे में दो जगह कोर्ट में केस नहीं चलता है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर केलकर साहब फॉर ज्वाइनिंग इन।
Next question is by Mr. Moez Patel. Mr. Moez Patel. Okay, our next question is by Mr. Bhagwat Shinde. नमस्कार सर. Mr. नमस्कार. सर आता मार्च मध्ये ना मार्केटिंगला काही बिलं लेट झाले. शिंदे साहेब व्हिडिओ ऑन करा. व्हिडिओ ऑन करा. प्रश्न विचारायचा असेल तर व्हिडिओ ऑन करा साहेब. हॅलो. ओके सर. हॅलो. हां Mr. हॅलो Patel, सर. now wait. I called you twice. Now wait. शिंदे साहेब बोला साहेब. सर बिल डेट आहे 1 तारीख प्रत्येक महिन्याच्या आणि ड्यू डेट आहे 15 तारीख. तर काही कारणास्तव सोसायटीने मार्च एंडिंगला बिल 5 तारीख म्हणजे 5 एप्रिलला बिल वाटले. तर काहींचं मत असं आहे की आम्हाला 5 दिवस आणखी एक्सटेंड करून द्यायला पाहिजे. म्हणजे ड्यू डेट जी 15 आहे तर 20 करायला पाहिजे. तर असं करू शकता कमिटी का जनरल मीटिंगला अधिकार? ड्यू डेटची जी परिभाषा आहे, जे कंडिशन आहे ते जनरल बॉडीमध्ये फिक्स करतात. मॅनेजिंग कमिटी अधिकार क्षेत्रामध्ये नाही आहे. कुठला डेट फिक्स करायचा आहे ड्यू डेटचं, तो पण कधी ना कधी मागच्या दिवशीमध्ये कधी ना कधी जनरल बॉडी रेझोल्युशन पाहिजे की हा ड्यू डेट ठेवणार, हा मंथली बिल ठेवणार की बाय मंथली ठेवणार की क्वार्टरली ठेवणार, ते सर्व जनरल बॉडीच्या मीटिंगमध्ये फायनल करायला लागतं. मॅनेजिंग कमिटीच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये नाही. त्याचे स्वतःचे दुकान नाही आहे, ते जनरल बॉडीचे दुकान आहे. सर काहींचं मत असं की 5 दिवस डिले झालं बिल वाटायला, बिल आम्हाला 5 दिवस लेट भेटलं तर आम्हाला 5 दिवस वाढून द्यायला पाहिजे. तसं हिशोबाने बघितलं तर मॅनेजिंग कमिटीला कन्सिडर करून काहीतरी उपाय काढायला पाहिजे. पण डॉक्युमेंटरीली 5 दिवस वाढवायला होणार नाही. ते काय पुढच्या महिन्याला पण तसंच होणार, त्याच्या पुढच्या महिन्याला पण तसंच होणार. तुमची मॅनेजिंग कमिटी जर दर महिन्याला असं करत जाणार तर तुम्हाला ते चांगलं वाटणार की नाही वाटणार, ते एक प्रश्न निर्माण होईल. प्रत्येक महिन्याला मार्च एंडिंग मुळे त्यांचं म्हणणं आहे की मार्च एंडिंग होतं तर अकाउंटिंगच्या याच्यामुळे मार्च एंडिंग एक एक्सक्यूज आहे, एक बहाणा आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की मार्च एंडिंग सारखा दुसरा महिन्यामध्ये पण केलं तर तुम्ही काय करणार. हो बरोबर. तर ते आपण करायलाच नको. जे कानून आहे ते डिसिप्लिन, शिस्तता पाहिजे. हो बरोबर. आपण जेवण करतो 8 वाजता, रात्री 12 वाजता कशाला नाही करत साहेब तुम्ही? बरोबर. कशाला नाही? उत्तर द्या साहेब. नाही वेळ ठरलेली वेळ आहे तर एक शिस्तता आहे ना, डिसिप्लिन आहे. बरोबर आहे साहेब. हो सर. थँक्यू शिंदे साहेब फॉर जॉइनिंग इन. थँक्यू. मिस्टर मोहेश पटेल. यस. हेलो. यस प्लीज गो अहेड. सर अगर हमारी सोसाइटी के पास अगर कन्वेंस नहीं है तो क्या वो पार्किंग चार्जेस ले सकते हैं? सोसाइटी पार्किंग चार्जेस तब लेती है जब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करती है. पार्किंग में क्या क्या सर्विस मिल रही है सर आपको, कुछ आइडिया बताएंगे? पार्किंग में तो कुछ भी सर्विस नहीं है, खाली ओपन स्पेस है सोसाइटी का. ओके, सर्विस खाली जगह है जहाँ पर. आपको मैं बताता हूँ क्या क्या सर्विस मिलती है आपको. आपके पार्किंग स्पेस में झाड़ू लगता होगा, साफ सफाई होती होगी. यस सर. आपके पार्किंग स्पेस का जो नीचे का जमीन है कंक्रीट है, तो वो कभी ना कभी मेंटेनेंस होता है. आपके पार्किंग स्पेस के अगल बगल में लाइट होगी. आपके पार्किंग को स्पेस को देखने के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा. ये सारी फैसिलिटीज है, उस चीज का पैसा दे रहे हो आप. आपने जमीन नहीं खरीदा हुआ है पार्किंग की, इसके लिए आप ये नहीं बोल पाओगे कि कन्वेंस नहीं हुआ तो मैं पार्किंग चार्जेस नहीं दूंगा. इट इज ए पार्किंग चार्जेस. Anyway, thank you, Mr. Patel, for joining in. Okay, thank you. Next question is by Shashidhara Shetty. Shashidhara Shetty. Okay, next question is by Shivaji Farande. Mr. Shivaji Farande. नमस्कार सर. सर आधी व्हिडिओ ऑन करा. हॅलो सर. एखादी सोसायटी स्थापन होण्या अगोदरचा म्हणजे बिल्डरच्या काळातील मेंटेनन्स व्हिडिओ मध्ये काहीच दिसत नाही साहेब, कसं माहित पडणार? आमच्या सर्वचे व्हिडिओ ऑन आहे बघा. आहे सर व्हिडिओ.
सर, सोसायटी स्थापन होण्या अगोदरचा बिल्डरच्या काळातील सोसायटीला मेंटेनन्स घेता येतो का? सोसायटीच्या जे लिगल अस्तित्व आहे, हो अस्तित्व आहे. हो हो सर. आता माझा मुलगा होणार आहे, माझा मुलगा होणार आहे, हो 6 महिन्यानंतर होणार. त्याच्या नावाने मी बँकमध्ये फिक्स डिपॉझिट करू शकतो का? त्याच्या नावाने मी प्रॉपर्टी बाय करू शकतो का? नाही त्याच्या नावाने मी काय कोर्ट केस करू शकतो का? त्याला अस्तित्वात यायला पाहिजे. सोसायटी अस्तित्वात रजिस्ट्रेशन डेटच्या दिवशी येते. हो लिगली म्हणतात ज्याला, की लिगल त्याचे जे लोकस स्टँडी आहे ते रजिस्ट्रेशनच्या दिवशीच नंतरचं असते. तर हो. त्याच्या अगोदरचे पण काहीच असू आहे तो सोसायटीला अधिकार क्षेत्र नाहीच काय पण करायला. ते बुडाले पैसे डूब ओके. गए. सोसायटीमध्ये सर की आमच्या अकाउंटला लागून आलेले आहेत, त्यामुळे आम्हाला ते बाध्य घेणं बाध्य बिल्डरच्या काळात. सोसायटी रजिस्ट्रेशन डेटच्या अगोदरची कोण बघत होते? बिल्डर बघत असेल, डेव्हलपर हो हो बघत असेल, हो 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 सर, लँडलॉर्ड अगदी बघत बरोबर. असेल, तर त्याला अधिकार क्षेत्र आहे. ते पण फक्त 3 वर्षासाठी. 3 वर्ष हो जर हो गेलं तर त्याच्यात ते एक कानून आहे लिमिटेशन ऍक्ट म्हणून, त्याच्यात ते पण वसुली करू शकत नाही. एनिवे, थँक्यू मिस्टर पारंडे फॉर जॉइनिंग इन. ओके, थँक्यू सर. Next question is by Mr. Vijay Nagari Federation. Vijay Nagari. Please unmute yourself, sir. आपका जो माइक्रोफोन है उसको अनम्यूट करिए सर. Sorry. Yeah, go ahead. Actually, I am the chairman of Vijayanagari Federation. What I wanted to know was, we have imposed GST because the collection GST as a service tax, because we have a collection of more than 20 lakhs per annum. But still, there is no regulation or there is no binding. So many other federations are there in the vicinity in Thane which don't even know about GST. So why should we impose this GST on our residents? सर मुझे ये बताइए कि आपके पहचान में 100 लोग हैं, ठीक है ना? सब लोग कम से कम 10-10 लाख रुपए महीना साल का कमा रहे हैं. अगर 90 लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो क्या आपको बहाना मिलेगा कि मैं भी नहीं भरूं, वो नहीं भरता है तो मैं भी क्यों भरूं? क्या आप ऐसा बोल पाओगे? आपको कानून पालन करना है. दूसरा करता है या नहीं करता है. ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ी खड़ी है, 4 जन बगल में से निकल गए मनचले लोग मस्ती करने के लिए. आप बोले वो निकल गया तो मैं भी निकल जाता हूं. क्या ये पॉसिबल है? अगर हर कोई ऐसे ही कानून तोड़ता रहा तो आगे कहाँ पे पहुंचने वाले हम लोग? तो उसको गुनाह करने दो, उसको गलत करने दो, लेकिन अपने को ये देखना है कि मैं गैर कानूनी काम नहीं करना है. क्योंकि उसको जीएसटी का जब नोटिस आएगा आगे चल के पेनल्टी और इंटरेस्ट लग के, तो उसको रोएगा या जमा करेगा या कहीं से भी कुछ भी करेगा. जीएसटी में तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी है, जेल भी होती है. तो आप तब ये नहीं बोलोगे कि नहीं यार वो 90 लोगों को जेल में चला गया, चलो मैं भी चले चलता हूँ. आप ये बोलोगे क्या सर? आप नहीं बोल पाओगे. नो चांस. नो चांस. तो इसीलिए हम लोग को गैर कानूनी काम करना ही नहीं है. जो कानून है जीएसटी है, 20 लाख रुपया का भरने का प्रोविजन है और 7.5 लाख रुपया इंडिविजुअल यूनिट का या सोसाइटी का या एंटिटी का प्रोविजन है, उसका बिल उसके ऊपर जा रहा है. तो उसको जीएसटी लगाओ और काटो. जीएसटी किसके लिए लगा रहे हो आप? बस किसी फ्रेंड को तो नहीं देने को लगा रहे हो ना, आपके खुद की गवर्नमेंट को, खुद के कंट्री को देने के लिए लगा रहे हो. वो जीएसटी से तो इनकम से आपने को बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीजें मिल रही है ना. थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन. लास्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर शेट्टी. थैंक यू. थैंक यू सर. मिस्टर शशिधरा शेट्टी.
Yes, please go ahead. Sinking fund and repair fund 0.25 and 0.75 सोसाइटी का विंग वाइज है, 10 विंग है। 10 विंग में डेवलपर ने हैंड ओवर किया 1 साल का बाद, सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया 11 साल का बाद। वो टाइम में सिंकिंग फंड का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस फंड का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा बेसिस में लेने का? जिस दिन आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन डेट है सर्टिफिकेट पे, आपका Yes, sir. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का डेट एग्जाम्पल के तौर पे 1 जनवरी 2024 को है, ओके। तो आप सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड 1 जनवरी के पहले से नहीं ले सकते। ओके। हाँ, तो आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है बिल्डर के तरफ से, ओके या आप अपना खुद का निकाल के लेते हो, तो उसी डेट से आप सिंकिंग फंड रिपेयर फंड आप ले सकते हो। ओके, सोसाइटी ओके, रजिस्ट्रेशन डेट के पहले आप मेंबर से कोई भी पैसा नहीं ले सकते हो, गैर कानूनी है। बराबर। मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2002 का और 2010 का वो डिफरेंस है। वो टाइम पे 2010 में रजिस्ट्रेशन होएगा तो 2010 का सर्टिफिकेट के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेशन करने का। यस यस, ओके ओके, दैट थैंक वी यू हैव टू टॉक टू योर आर्किटेक्ट। आपको Okay. आर्किटेक्ट से बात करना होगा कि भाई ऐसे ऐसे परिस्थिति हुई है सर। और इसका मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि मेंबर को जस्टिफिकेशन दे सके कि ओके, भाई अभी आपको सिंकिंग फंड लगने वाला है। मेंबर बोलेगा क्या भाव से लगा रहे हो सिंकिंग फंड, तो आप कुछ तो बोलोगे उसको बराबर, करेक्ट। कि अपना मन मर्जी से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लोगे। शेट्टी साहब बताइए, मन मर्जी से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लोगे या कोई अधिकारी होना चाहिए जिसका सर्टिफिकेट के बेस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होएगा? कुछ तो बेस्ट चाहिए सर। सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको बिल दिया नहीं, बगैर बिल का आप उसको पगार पानी भी दे रहे हो, मेंबर से भी ले रहे हो, तो वो सब गैर कानूनी है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर शेट्टी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू Now, थैंक यू सर। we will conclude today's webinar. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for Thank you. attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody, sir, thank you and thank you. bye bye. थैंक यू सर।